हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ खास क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं आज इस क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ पर दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। मतलब m जो है, ये जो किसी पूर्णांक, अगर किसी पूर्णांक होगा m होगा, उसके लिए हर एक विषम संख्या के लिए कौन सा रूप यहाँ पर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी कि मान लीजिए है m 2m m+1 2m+1। m अगर 0 रखते हैं, मान लीजिए है 0 रख देते, 0 हो गया जो कि विषम संख्या नहीं। इसमें अगर 0 रखते भी 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें m+1 में 0 रख रहा है तो 1 हो रहा है, यानी विषम संख्या हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दूंगा तो क्या 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सारे संख्या के लिए मान्य नहीं हो रहा है। अगर इसमें 2m+1 है, इसमें अगर m का मान 0 1 2 3 4 जो भी रखेंगे तो भी आपका विषम संख्या ही देगा। इसका यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। m अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जो कि विषम संख्या है। m का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा जो कि वो भी विषम संख्या। m का मान अगर 5 रखते हैं तो टोटल का मान कितना हो जाएगा, 11 होगा जो भी, वो भी एक विषम संख्या है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, यानी दो संख्याओं का जो लॉसों का गुणनफल है इक्वल टू एस होता है। दोस्तों, दो संख्याओं का जो लॉसों का गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के साथ इक्वल हो जाता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दो बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि यदि x का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद x का एक शून्यक होगा। दोस्तों, जब भी आपका x इसका एक गुणनखंड है कह दे रहा है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के समान हो जाएगा। तो x+1 इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका -1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, -1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कौन सा होगा। दोस्तों, एक चीज यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, जो भी आपका द्विघात बहुपद होता है और अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मेरे को मालूम है, तो उसके लिए जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है आपका x² माइनस यहाँ शून्यकों का योगफल। अगर शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा आपका हो जाएगा। तो इसी अनुसार यहाँ अगर मान रखते हैं तो ये x² और यहाँ क्या है -3 है, शून्यकों का योग, तो -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं 3x हो जाएगा। और ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा का मान आपका 2 दिया हुआ, +2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x² + 3x + 2 जहाँ पर होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x² + 3x + 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ यही देखना है हमको, इस पे रख देना है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x जोड़ शून्यकों का गुणनफल, इसमें आपको रख देना है। जो भी मान दिया हुआ रहेगा आपका बहुपद निकल के सामने आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे देखेंगे कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। दोस्तों,
इसमें क्या है, शून्यों का योग। तो हम लोग जानते हैं बहुपद के शून्यों का जो योग होता है, यानी अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, यानी शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और अगर शून्यों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान क्या होता है आपका सी बाई ए। कब, जब हम लोग के इसका सामान्य बहुपद दिया हुआ रूप में दिया रहेगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब रूप में दिया हुआ रहता है, तो शून्यों का योगफल ये होता है और शून्यों का गुणनफल आपका ये होता है सी बाई ए। तो इसमें पूछा गया है बहुपद इतना के शून्यों का योग है। दोस्तों ये जो है आपका दिया बहुपद है, तो इसमें शून्यों का योग मतलब माइनस बी बटा ए, और ये बी और ए कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन मतलब इस बहुपद के साथ दिए हुए बहुपद को आपका कंपेयर करना होगा। तो इसमें माइनस बी, तो ऑलरेडी यहाँ क्या है, बी का मान क्या है, -11 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ए क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यही आपका 6 है इसके अनुसार। तो इस टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 11/6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अभी अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि बहुपद एक्स स्क्वायर -11 के शून्यक है। दोस्तों जब भी इस तरह का शून्यक निकालने की बात कही जाएगी, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर -11 इक्वल टू 0, एक्स का मान आपको निकाल देना है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस रूट ओवर आपका 11 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस √11 और माइनस √11, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका कि रैखिक समीकरण युग्म इसका हल होता है कहलाता है। दोस्तों रैखिक समीकरण जो युग्म होता है, जैसे हम दो रैखिक समीकरण युग्म के क्या लेते हैं, a1x, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो रैखिक समीकरण युग्म होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, हल होता है। हल होने का मतलब है दोस्तों इसमें 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन में 2 कंडीशन में आपका हल निकलता है और 1 कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होता है। यानी जो आपका तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू cn/c2 होने से प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा और उसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों। और जब कोई हल नहीं होगा वही आपका असंगत होता है। तो इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, रैखिक समीकरण जो जिसका हल होता है कहलाता है। हल हो गया मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हल नहीं होता तो क्या हो जाता है आपका, असंगत हो जाता है, और अगर हल है कह रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे कि समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनंत। तो इसको वही 3 कंडीशन में हमको देखना होगा दोस्तों। अनंत हल, तो अनंत हल समीकरण जो कितने हल होंगे कह रहा है, तो कितने हल होंगे मतलब इन दोनों समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान से हम लोग को इसको चेक करना होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1 होता है, इस इक्वेशन के लिए a1 ले लेते हैं 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू क्योंकि -5 इधर आ जाएगा -5 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपको -5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर लेंगे a2 के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर b2 के लिए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c2 के लिए क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, कितने हल होंगे पूछा गया दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग जब पहला कंडीशन है उसमें तो सबसे पहले करके देखेंगे कि a1/a2 क्या आ रहा है 3/2, और b1/b2 कितना आ रहा है 2/-3। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसमें क्या होगा, एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो
तो इसमें आराम से हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो दो समीकरण दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म, इसका क्या होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा, दो हल आपका नहीं हो सकता, दो से अधिक हल भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए दोस्त अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष का समीकरण है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो अगर एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 होता है। और अगर वाई अक्ष का समीकरण पूछा जाता है तो एक्स इक्वल टू आपका 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया था, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि समीकरण 3√3x² प्लस nx प्लस √3 इक्वल टू 0 के विवेचक है। दोस्तों विवेचक मतलब उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो वो होता है d इक्वल टू आपका b² माइनस 4ac। इस इक्वेशन के अंतर्गत आपका क्या है, आपका b का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है आपका 3√3 है और c क्या है आपका √3 है। तो कहीं ना कहीं n का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 4 आपका क्या हो जाएगा 12 और 12 √3 आपका 3 हो जाएगा, तो 3 बार आपका 36 हो जाएगा 36। किसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो हम लोग क्या पूछा गया है, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान पूछा गया, डी का मान पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल अभी जो है आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि यहाँ पर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर इस टाइप से कोई सवाल दिया हुआ रहता है जो कि इन्फिनिटी पे होना चाहिए और इसका अनंत के लिए मान निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसका सिर्फ एक चीज़ करना है दोस्तों, इसमें जो 6 है 6 को 2 भागों में तोड़ना है। किस टाइप से तोड़ेंगे, 2 ऐसे भागों में लगातार भाग में तोड़ेंगे कि आपका इसका अंतर करने पर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। जिसके ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 6 को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। यही 2 गुणनखंड है और इसका जो अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसमें अगर इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है यानी 3 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या किया मैंने, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 2 भागों में तोड़ दिए, 2 इस टाइप से भागों में गुणनखंड के रूप में तोड़े कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। 1 होने के बाद लिख दिए, लिख देने के बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगा वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों। सिमिलरली इसी टाइप से एक 12 में लिया हूँ, यहाँ पर सवाल लिया हूँ, इसमें ध्यान देंगे इसमें सेम यही क्वेश्चन है लेकिन उसमें आपका प्लस है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका माइनस दिया हुआ है। अगर इस टाइप से माइनस वाला रहता है, ये भी अनंत तक के मान का ये के लिए पूछ रहा है, मान के लिए पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा सेम यही कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ होगा कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो जब हम 2 भागों में तोड़ दिए 2 और 3, तो अगर पॉजिटिव साइन इसमें रहेगा तो लार्जेस्ट वैल्यू होगा और अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से इस तरह के क्वेश्चन को समझते हुए हल कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत और गलत ना हो। तो चलिए दोस्त अगला सवाल की हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों एपी पर। एपी मतलब समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहा जाता है, उसी का सवाल है। यहाँ पर ध्यान देंगे एपी 2 7 12 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी का 10वां पद क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका जब पहला पद होता है वो क्या होता है, इस जो शुरू में टर्म रहता है वही होता है 2। अगर कॉमन डिफरेंस के भी, चूंकि एपी है
एपी में क्या होता है, सार अंतर होता है यानी कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस इसको क्या होता है, अगला टर्म से पहला टर्म को घटा दिया जाता है। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा आपका 5 आ गया। अभी क्या कहा है जा रहा था दोस्तों, ये जो आपका एपी है समांतर श्रेणी है, इसका दोसवां पद क्या होगा, यानी 8n पूछा जा रहा है, ये T10 कहिए 810 पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह से जो भी होगा पद उसमें क्या होगा, a प्लस जितना नंबर बोलेगा पद उससे एक कम d इंटू d हो जाएगा सार बनता है, यानी 9d हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 + 9, d का वैल्यू क्या है 5 है। तो 2 + 45 यानी 47 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता होगा तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसका निपटारा कर सकूं। अच्छी तरह समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्त, अगला सवाल के हम लगा के चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों, जब भी किसी प्लेन में हम लोग इस टाइप से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो उसमें 4 चतुर्थांश में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जो फास्ट से अगर एंटी क्लॉक वाइज चलें तो उसमें जो पहला वाला होता है फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा वाला द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा वाला तृतीय चतुर्थांश, चौथा वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें शुरू वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, सेकंड वाला में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें थर्ड में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव आपका, सॉरी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। इस तरह से हम समझ सकते थे दोस्तों, दोनों जो भुज और कोटि का मान दिया हुआ है, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु है। दोनों जो आपका भुज और कोटि आपका माइनस माइनस दिया है, तो कहीं ना कहीं आराम से इसमें हम टिक लगा सकते हैं। तो इसका क्या है, तृतीय चतुर्थांश वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपका माइनस में होता है, इसलिए तृतीय चतुर्थ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अभी देखता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का आखिरी सवाल दोस्तों। आज के जो प्रैक्टिस सेट है इसका आपका आखिरी सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ध्यान देंगे आप लोग कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, जब इस तरह से सवाल रहेगा, आपका आयतन का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो जो भी मान दिया हुआ रहेगा इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल देंगे। अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो वही आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 3:4 के अनुपात में आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि इस तरह का जो डाउट है उसका मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।